मेहता का उल्टा चश्मा। नया अपडेट आ गया है। स्टोर को कस्टमाइज करो, अपग्रेड करो, एक्सपैंड करो। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस अभी डाउनलोड करो। कौन बनियो छे? सोड़ी भाई जो बने हैं वीर क्रांतिकारी उधम सिंह, उधम सिंह, उधम सिंह, उधम सिंह। उधम सिंह का जन्म 1899 में पंजाब के सुनम गांव में हुआ था। माँ बाप के निधन के बाद वे अनाथाश्रम में रहे। वहां उनका नाम उधम सिंह रखा गया। उनका बचपन का नाम शेर सिंह था और उनकी दहाड़ भी शेर जैसी थी। ओ जनरल डायर, भले ही तू छुप कर बैठा है लंदन में, तुझे जलियांवाला बाग का खून माफ नहीं करेगा। ये है उधम सिंह। और फिर उधम सिंह नाम और हुलिया और भेष बदलकर अफ्रीका, नैरोबी, ब्राजील से होते हुए लंदन पहुंचे। जनरल डायर, याद कर ले अपने चहीतों को, जिन निहत्थे और निर्दोष लोगों पर तूने गोलियां चलाई हैं। आज उनका वीर, उनका भरा तुझे सजा देगा। उधम सिंह परम देशभक्त और सर्वधर्म समभाव में मानने वाले थे। वो अपना नाम बताते थे, मेरा नाम है राम मोहम्मद सिंह आजाद। मुझे गर्व है कि मैंने भारत में जन्म लिया। भले ही हम अलग अलग धर्म और अलग अलग जाति के, पर हमें एक चीज जोड़ के रखती है और वो है भारतीयता। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जनरल डायर को मारने के जुर्म में उन्हें वही लंदन में फांसी दी गई, लेकिन उनका नाम हर हिंदुस्तानी की जबान और दिल में है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जेठाब्रा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत सच्चू परफॉर्म कीटू। वाह पापा, तुसी ग्रेट हो, तुसी चाह गए। थैंक यू पुत्र, लव यू। शहीद उधम सिंह जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तो आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूं स्पॉटलाइट को कि वो आए और अपनी रोशनी बिखराए। कम ऑन। कोमल भाभी जो बनी है कमला देवी चट्टोपाध्याय, 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 चट्टोपाध्याय। कमला देवी का जन्म कर्नाटक के मैंगलोर में हुआ था। कमला देवी गांधी जी के विचार से जुड़ गए। उन्होंने भारत की आजादी के लिए विश्व के कई देशों का दौरा किया था। मैं विश्व के सभी बुद्धिमंतों और मानवता में विश्वास रखने वाले लोगों से अपील करती हूं कि भारत की स्वतंत्रता के लिए खुले मन से सरोकार कीजिए। कमला देवी ने आजादी के बाद भी एक से बढ़कर एक काम किए, जैसे शरणार्थियों को बसाना। पाकिस्तान से आए हुए कई लोगों को उन्होंने फरीदाबाद में बसाया। उन्होंने कई संस्थाओं के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे हस्त एवं शिल्प बोर्ड की स्थापना की और संगीत एकेडमी और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना की। हमें शिक्षण के साथ हमारे पारंपरिक हस्त और शिल्प कलाओं का भी संवर्धन करना चाहिए और संगीत, अभिनय जैसे कलाओं को भी शिक्षण में शामिल करना चाहिए।
उन्होंने कई पुस्तकें लिखी और उन पर भी कई पुस्तकें लिखी गई। उन्हें रामन मेगसेसे अवार्ड, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे खिताब दिए गए और सन 2017 से कमला देवी चट्टोपाध्याय राष्ट्रीय पुरस्कार बुनकर और शिल्पकारों को दिया जाता है। जब नमक कानून तोड़ा गया तब गिरफ्तार होने वाली ये पहली महिला थी। कमला देवी, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। नमक जो हर किसी का हक है, नमक जो कुदरत की नेमत है और इस पे हर किसी का हक है। इस धरती के नमक का हक अदा करने के लिए हम इस नमक के कानून को नहीं मानते, चाहे आप हमें जेल भेज दीजिए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वाह कोमल वाह, तुमने कमला देवी का किरदार बहुत बढ़िया निभाया। थैंक यू हन। वाह 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 मम्मा, क्या परफॉर्मेंस दिया आपने, सुपर। थैंक यू बेबी। कोमल भाभी, उनके नाम का अवार्ड मिलता है ये तो मालूम था, लेकिन उन्होंने इतना कुछ काम किया है ये मैं आज पता चला। अरे रोशन भाभी, ये जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, ये जिन्होंने कुर्बानियां दी, उनका जीवन जीवन नहीं था, बलिदान और त्याग का महासागर था। उसमें हम गोते लगाएंगे ना तो उनके चरित्र के एक से एक नायाब मोती बाहर निकले। सही बात है। इस बार मुंबई आने में तो मुझे लाभ ही लाभ हुआ है। तुझे लाभ और मुझे नुकसान। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब आ रहे हैं स्पॉटलाइट। जेठालाल बैठो, मेरी बारी है। अरे नहीं, लाइट मेरे पे मेहता साहब। जेठालाल, लाइट मुझ पे ही पड़ी है, बैठो। तुम ठीक मेरे आगे बैठो। तो क्या होता है विज्ञान की दृष्टि, जरा झुको, जरा झुको। तो अब लाइट किस पे जाएगी? मुझ पे जाएगी ना। तुम बीच में हो इसलिए तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि लाइट तुम पे आई है, पर मूलतः लाइट मुझ पे ही आई। आपको जाना है आप जाओ भाई, क्या फर्क पड़ता है, आप जाओ मैं जाओ, बात है कि है ना। आइए आइए। हमारे मेहता साहब बने हैं लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री शास्त्री शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री से कौन परिचित नहीं? अरे भाई, यहाँ तो लाल बहादुर शास्त्री जी से सभी लोग परिचित हैं, नहीं? हाँ हाँ सब परिचित है। अरे हाँ, हाँ देखा। हाँ, मैं वही कह रहा था भागा। मेरे कहने का मतलब है उनके जीवन के बारे में कौन परिचित नहीं है। उनके लिए तो मैं एक चीज जरूर कहूँ, साधा जीवन, उच्च विचार। ये एकदम सही कहा भिड़े तुमने। लाल बहादुर शास्त्री जी एकदम सादगीपूर्ण जीवन जीते थे और अपना काम खुद करते थे। लाल बहादुर शास्त्री का बचपन बड़ी कठिनाइयों में बीता। वो नदी तैरकर स्कूल जाया करते थे। गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर शास्त्री जी केवल 16 वर्ष की उम्र में ही स्वातंत्र्य संग्राम से जुड़ गए थे। लाल बहादुर शास्त्री जब 1965 में नेहरू जी के बाद प्रधानमंत्री बने, तब भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ा। मेरे प्यारे देशवासियों, यह संकट का समय है। युद्ध के कारण देश अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे वक्त में मैं अपनी तनख्वाह का त्याग करता हूं और सभी देश बंधुओं से यह विनती करता हूं कि हफ्ते में कम से कम एक दिन एक वक्त का उपवास अवश्य रखें, ताकि हमारे देश के दूसरे बंधुओं को अन्न मिल सके। उन्होंने बड़ी दृढ़ता और खूबी से युद्ध को अंजाम दिया और भारत को पाकिस्तान के सामने झुकने नहीं दिया। भारत और पाकिस्तान की जनता की समस्याएं, आशाएं और आकांक्षाएं एक समान हैं। हमें लड़ाई झगड़ा नहीं, गोला बारूद नहीं,
रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। हमें आपस में लड़ने की बजाय गरीबी, भुखमरी, बीमारी और अज्ञानता से लड़ना चाहिए। लड़ाई आन पड़ी तो उसका भी सामना किया, पीछे नहीं हटे, नफरत की राजनीति नहीं की, सोच का दिया जलाया। वह देश और कानून का बड़ा सम्मान करते थे। मेरे प्यारे देशवासियों, देश के प्रति निष्ठा सभी निष्ठाओं से पहले आती है। इसमें हमें यह प्रतीक्षा नहीं होती कि बदले में हमें क्या मिले। जब हम सभी कानूनों को सर्वोपरि मानेंगे, तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी और गांधी जी का जन्मदिन एक ही दिन आता है, इसीलिए दोनों के विचारों में भी काफी समानता है। शास्त्री जी हर चीज का महत्व समझते थे। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारा किसान हमारे पेट की आग बुझाता है और यह देश सुरक्षित रहे, इसीलिए हमारा जवान दिन रात सीमाओं पर पहरा देता है। अतः आज युद्ध के समय मैं कहना चाहता हूं, जय जवान, जय किसान। जय जवान, जय किसान। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह तारक, वाह। शुक्रिया। वैसे लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत ही सादा जीवन जीते थे। हमें भी उनकी जैसे जीने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ। अंजलि भाभी, मेहता साहब समझ गए। आप सादे भोजन की बात कर रही है ना, जिसमें सिर्फ ककड़ी और करेले आते हैं। और वो जीवन तो मैं वैसे ही जीता हूँ भाई। अरे भाई, ऐसे महान पुरुषों की सादगी का अगर 10% भी अपने जीवन में उतार लेना तो अपना जीवन बेहतर हो जाए। बापू जी। हाँ, बिल्कुल सही कहा चाचा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मेहता साहब, मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे ऐसे कार्यक्रम के साथ जुड़ने का मौका मिला। सुंदर भाई, अपना अहमदाबाद से मुंबई आने का पैसा वसूल। पैसा वसूल? हाँ जीजा जी। सुंदर के सब दोस्त भी सुंदर जैसे ही है। चालू। और विनू भाई बने हैं नीलकंठपुरा ओडिशा के सबसे छोटी उम्र के क्रांतिकारी बाजी राउत। बाजी राउत, बाजी राउत, बाजी। लग रहा है 10 अक्टूबर 1938 की बात है, जब ब्रिटिश पुलिस कुछ लोगों को गिरफ्तार करके भुवनेश्वर ले गई। तब लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया तो पुलिस ने गोलियां चलाई और लोगों का आक्रोश बढ़ गया। बढ़ते आक्रोश की वजह से पुलिस ने ब्राह्मणी नदी के नीलकंठ घाट से भागने की कोशिश की। तब बाजी राउत नदी के तट पर था। हमें घाट के उस पार ले चलो। यहाँ से कोई भी तुम्हें उस पार नहीं ले जाएगा। अरे तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिलेगी बेटा। स्वाभिमान की कोई कीमत नहीं होती। बच्चे चाहे जितने पैसे ले लो या फिर गोली खाओ। जिएंगे स्वाभिमान के लिए, मरेंगे हक के लिए। इस बात पर गुस्सा होकर ब्रिटिश सैनिकों ने गोलियां चला दी। बाजी के साथ खड़े लक्ष्मण मालिक, फागू, साहू, हर्ष प्रधान, नाता मालिक को भी गोली मार दी। और तब वहां क्रांति हो गई। और किसी कवि ने इस घटना को बयां करते हुए एक कविता लिखी थी। मेहता साहब। साथियों, वो कहते हैं कि चिता नहीं है, कि देश का अंधेरा मिटाने हेतु मुक्ति की मशाल है। तुरही बजाओ, बिगुल बजाओ, मरा नहीं है, मरा नहीं है। 12 वर्ष का बाजी मरा नहीं। वाह। बाजी राउत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।
लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा कल इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं पर यह वादा है मेरा तुमसे कि मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आए। इतनी छोटी उम्र में ऐसी वीरता, मैं बाजी राउत को सलाम करता हूँ। थैंक यू अंकल। अगली बारी है स्पॉटलाइट हमें बताएगा। स्पॉटलाइट प्लीज। भिड़े भाई की बारी। अरे भिड़े किस सोच में डूबे हो मित्र, स्पॉटलाइट तुम पे आई है। मेरे ख्याल से तुम इस चिंता में हो कि अगर तुम वहां चले गए तो फिर ये मंच खाली हो जाएगा। नहीं दोस्त नहीं, तुम जाओ, मैं संभालता हूं। आइए आइए प्लीज प्लीज आइए। साथियों, मुझे लगता है कि आज इस वक्त जो मैं महसूस कर रहा हूं, मेरा ख्याल से आप सब भी वही अनुभव कर रहे होंगे। हमारे भीतर अगर राष्ट्र की चेतना हो, हमारे भीतर अगर देशभक्ति हो, हमारे भीतर अगर वतन परस्ती हो, तो मुझे लगता है कि वो देश तरक्की के उत्तुंग शिखर पर होगा। मैं गौरवान्वित हूं क्योंकि हमारी सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े हमारी स्वतंत्रता संग्राम के जिस महानायक को यहां चित्रित करने जा रहे हैं, उनका नाम सुनते ही हमारी शिराओं में बहते हुए रक्त में देशभक्ति का ज्वार उठने लगता है। आइए हम देखें स्वतंत्रता संग्राम के उस महानायक को। इनका नाम है नेताजी श्री सुभाष चंद्र बोस। नेताजी श्री सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ। जानकीनाथ और श्रीमती प्रभा देवी के घर जन्मा ये सुपुत्र, जिन्होंने देश का नाम न केवल रोशन किया बल्कि हम सब में गर्व का भाव भरा। उनके पिताजी चाहते थे कि वो आईसीएस बने और नेताजी ने उनके पिताजी की इच्छा को पूरा भी किया। आईसीएस की इस कठिन परीक्षा में उन्होंने चौथा स्थान भी प्राप्त किया, लेकिन उनके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। मैं अंग्रेजों के अधीन रहकर काम नहीं कर सकता। अगर ये देश हमारा है तो उस पर दूसरे राज क्यों करते हैं? क्योंकि नेताजी देश के लिए कुछ करना चाहते थे, आजादी के लिए कुछ करना चाहते थे। 1938 में हमारे बापू महात्मा गांधी ने उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। नेताजी के मन में तो कुछ और ही विचार था। इतिहास गवाह है, कोई भी वास्तविक परिवर्तन चर्चाओं से नहीं लाया जा सकता, उसके लिए लड़ना ही पड़ता है। वो अन्याय सहन नहीं कर सकते थे। याद रखिए, दुनिया में अगर सबसे बड़ा अपराध कोई है तो वो है अन्याय सहन करना और गलत बात से समझौता करना। दुष्यंत कुमार जी का एक शेर मुझे याद आता है। वो कहते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही वो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। और नेताजी के विचारों में अग्नि थी, आग। मेरे देश के युवाओं, हम सब के अंदर बस एक ही इच्छा होनी चाहिए, देश के लिए मरने की, ताकि देश जी सके। एक सैनिक की शहादत से ही देश जिंदा रह सकता है। नेताजी ने अपने कदम आगे बढ़ाए और आजाद हिंद फौज की स्थापना की। नेताजी श्री सुभाष चंद्र बोस ने दुनिया की पहली महिला फौज का गठन किया। इस आजादी की लड़ाई में मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, पर मैं इतना बता सकता हूं कि हमें आजादी जरूर मिलेगी। नेताजी श्री सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित, उनके द्वारा गठित आजाद हिंद फौज को दुनिया के कई देश जैसे जर्मनी, जापान, फिलीपाइंस, कोरिया, चीन, इटली और आयरलैंड जैसे देशों ने मान्यता दी। और नेताजी श्री सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में
आजाद हिंद फौज के वीर सिपाहियों ने अंग्रेजों पे आक्रमण करके उनसे भारत के कुछ राज्य आजाद भी करवा लिए। और क्यों न हो, उनकी ललकार ही कुछ ऐसी थी। युवाओं, वक्त आ गया है हमारी भारत मां को गुलामी की जंजीरों से आजादी दिलाने का, बलिदान देने का। तुम्ही आमाके रक्त दाओ, आम्ही तुम्हाके स्वाधीनता देवो। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद। जय हिंद। अप्रीतम नहीं रे, अप्रतिम। अप्रतिम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। माधवी, मस्त केलं, मस्त, छान छान, सैल्यूट। बाबा, आपकी परफॉर्मेंस देखकर ऐसा लगा कि सुभाष चंद्र बोस सच में हमारे बीच उपस्थित है। हाँ भिड़े, तूने इतने जोश के साथ बोला कि ऐसा लगा कि अभी बंदूक उठा लूं और सड़क पर चला जाऊं। अरे वाह। पोपट बेटा, देश की सेवा के लिए सैनिक बनना अच्छी बात है, लेकिन अगर हम सैनिक ना भी बन पाए तो भी हम जो भी काम करें उसे सच्चाई और ईमानदारी से करें तो वो भी एक प्रकार से देश की सेवा ही है। बिल्कुल सटीक कहा चाचा जी आपने। अगर हर व्यक्ति ऐसा सोच ले तो इस देश में भ्रष्टाचार रहेगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं एक बार फिर से इस कार्यक्रम की बागडोर उसे सौंपता हूं जिसने इस कार्यक्रम की संकल्पना की, यानी कि आत्माराम तुकाराम भिड़े। चलो अभी देखते हैं मेरे बाद अभी किसकी बारी। स्पॉटलाइट। आपको बता दो क्या बनी हो। चलो ऑल द बेस्ट। अंजलि भाभी बनी है भारत की कोकिला के नाम से विख्यात सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी। अद्भुत। भारत की कोकिला कही जाने वाली सरोजिनी नायडू का जन्म हैदराबाद के बंगाली परिवार में हुआ था। वे बचपन से ही कवि हृदय की थी। उन्होंने अनेक भाषाओं में कई कविताएं लिखी। उन्होंने गांधी जी के सविनय कानून भंग, असहकार आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट हर आंदोलन में हिस्सा लिया था। उन्होंने हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात की। महिलाओं को हर काल में, हर दौर में सशक्त बनते जाना होगा। जब महिलाएं सशक्त होगी तभी तो हमारी पीढ़ियां, हमारा देश सशक्त होगा। देश की एकता और भाईचारे के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, सच्चा धर्म वही है जो इंसान को इंसान से जोड़े, और वो धर्म है भारतीयता, जो हम सबको भाईचारा सिखाती है। क्या बात, क्या बात। उनके प्रभावशाली भाषण से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें भारत की कोकिला की उपाधि दी थी। और कभी कभी गांधी जी उन्हें डियर बुलबुल, डियर मीराबाई, तो कभी कभी मदर कहकर भी संबोधित करते थे। वो एक अच्छी लेखिका और कवयित्री भी थी। श्रम करते हैं हम कि समुद्र हो तुम्हारी जागृति का क्षण। हो चुका जागरण, अब देखो निकला दिन कितना उज्जवल। अब देखो निकला दिन कितना उज्जवल। सरोजिनी देवी उच्च अभ्यास के लिए लंदन गई। वहां पहली बार गांधी जी से मिली और उनसे प्रभावित होकर, बापू, अब मेरा जीवन देश की स्वतंत्रता के लिए। अब देश की स्वतंत्रता ही मेरा आजीवन लक्ष्य है। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जीवन में हर पल में आजादी का मंत्र हो, ऐसी स्वतंत्रता के मत वालों को हमारा नमन हो।
एवरीवन। भाई वाह अंजलि वाह, क्या बात। ऐसा लगता है कि स्वर कोकिला सरोजिनी नायडू जी को तुमने यहाँ पे फिर से जीवंत कर दिया। आहा, स्वतंत्रता ही अब आजीवन लक्ष्य है। क्या बात है, किस ढंग से गाया भाई, वाह। थैंक यू। हर काल में महिलाओं को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा और ये कितनी सच्ची बात है। बिल्कुल बिल्कुल बबीता जी, आज भी कई जगह पे महिलाओं पे कितना अत्याचार होता है। सही कह रहे हो जेठालाल, ये बात हर युग की हकीकत है। मेरी शादी होगी, मैं अपनी पत्नी को देवी की तरह रखूंगा। वाह वाह पोपट भाई, क्या बात है पोपट भाई। वाह पोपटलाल भाई वाह। थैंक यू बहनों। तो फिर आप सब प्रार्थना कीजिए कि मेरी शादी जल्द हो जाए। अरे भाई पोपटलाल, ये तो हम सभी चाहते हैं कि तुम्हारी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन तुम्हें कोई पसंद नहीं करता तो हम क्या करें? एक मिनट, पसंद नहीं करता मतलब क्या? आप कहना क्या चाह रहे हैं मेहता साहब? मतलब पसंद नहीं करता मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा किसी से मेल नहीं हो पा रहा है ना पोपटलाल। मेहता साहब और पोपटलाल से नम्र निवेदन है कि ये समय और ये स्थल इस चर्चा के लिए उचित नहीं है, तो अभी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं स्पॉटलाइट किसकी तरफ आता है। स्पॉटलाइट प्लीज। हमारे साइंटिस्ट अय्यर बने हैं पिंगली वेंकैया जी। वेंकैया जी, वेंकैया जी, वेंकैया जी। मैं जानता हूं कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये पिंगली वेंकैया कौन थे। फिक्र मत कीजिए, मैं आपसे उनका परिचय करवाता हूं। पिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त 1876 में वर्तमान आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के निकट भटला पेनुमारू नामक स्थान पर हुआ था। पिंगली वेंकैया को भूविज्ञान और कृषि क्षेत्र से विशेष लगाव था और वो भी भारतीय ब्रिटिश सेना में थे और अफ्रीका के एंग्लो बोर युद्ध में गए थे और वहीं पर उनका परिचय हुआ गांधी जी से और उन्होंने अपना जीवन देश के प्रति समर्पित कर दिया। काकीनाडा में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने कहा, हम भारतीयों की एक खासियत है, हमारे यहाँ विविध प्रकार की भाषाएं, विविध प्रकार के खान पान, अनेक वेशभूषाओं का पहनावा है, लेकिन हमें एक छत्र के नीचे आना हो, अपनी पहचान बनाना हो, अपनी पहचान को सर्ववादित करना हो, तो उसके लिए हमें एक फ्लैग मतलब एक झंडे की आवश्यकता है। और उनकी इस बात से प्रभावित होकर बापू ने उन्हें राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप तैयार करने का सुझाव दिया। 1916 से 1921 5 वर्ष तक उन्होंने लगभग 30 देशों के झंडों का अभ्यास किया और हमारे देश को पूर्ण समझकर उन्होंने हमारे झंडे में केसरी रंग होगा जो कि साहस और बलिदान का प्रतीक है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसलिए हमारे झंडे में हरा रंग भी होगा। और बापू के सुझाव पर उसमें शांति और सच्चाई का सफेद रंग आया और ऐसे बना हमारा तिरंगा। पहले उसमें चरखा था, फिर अशोक चक्र आया। हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो हमारी स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता का प्रतीक है। हमें हमारे झंडे के सामने सर झुकाना है, लेकिन हमारे झंडे को कभी झुकने नहीं देना है। जय हिंद। एकदम खाखा। थैंक यू नंद्री नंद्री तुम्बा नंद्री, थैंक यू। हमारे भारतीय झंडे के प्रारूप में अमूल्य योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया जी को शत शत नमन। उन्होंने जो रूप दिया, तो आज हम यही कह सकते हैं कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। पिंगली वेंकैया जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। क्या बात है अय्यर, सुपर बैग। हमें पिंगली वेंकैया जी के बारे में कितना कुछ जानने को मिला है आज। हमने सबके बारे में स्कूल में पढ़ा तो था, लेकिन हम भूल जाते हैं।
ये सब हमें फिर से याद दिलाने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। अरे थैंक यू मेरा नहीं, थैंक यू आत्माराम को बोलो। मैंने तो सिर्फ परफॉर्म किया है, लेकिन इसका क्रेडिट जाता है आत्माराम तुकाराम भिड़े को। वाह भिड़े वाह, तूने इतिहास के माध्यम से हमारे स्वतंत्र सेनानियों की काफी दुर्लभ जानकारी हमें याद दिलवाई। सच में सच में। करेक्ट करेक्ट। धन्यवाद धन्यवाद पोपटलाल, धन्यवाद। मैंने तो सिर्फ कार्यक्रम की संकल्पना की है। ये जो महान काम राष्ट्र के राष्ट्रभक्तों ने किए हैं, उनके सम्मान में अर्पण किए गए हमारे तरफ से श्रद्धा सुमन। भिड़े आज बहुत भारी भरकम शब्द वापर रहा है। क्यों? समझ में नहीं आया? नहीं थोड़ा ऊपर से गया। हाँ, कौन सा शब्द समझ में नहीं आया? ओ, संकल्पना या संकल्पना नहीं, संकल्पना मतलब परिकल्पना, समझा? और कौन सा शब्द समझ में नहीं आया? वो सुमन श्रद्धा। सुमन श्रद्धा नहीं थी, श्रद्धा सुमन मतलब श्रद्धा के फूल। अच्छा ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली बारी किसकी है। स्पॉटलाइट। मेरी सोनू जो किरदार निभाने वाली है, उनका परिचय कुछ इस प्रकार देना चाहता हूं। वो बचपन से ही विचारशील और वीर, मोरपंत तांबे और भागीरथी बाई की सुपुत्री, जिनका बचपन का नाम था मणिकर्णिका। मणिकर्णिका पवित्र नदी गंगा का भी एक नाम है। मणि यानी कि रत्न, और वो रत्न है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई 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 लक्ष्मीबाई। मनु ने बचपन से ही शस्त्रों की तालीम ली थी। वो बिजली की गति से वार करती थी। दुश्मन कोई दाव सोचे, उससे पहले हमें उसे धूल चटा देनी चाहिए। बचपन में जब उनके मित्र नाना उनको चिढ़ाते थे कि तुम हाथी पर नहीं बैठ सकती, तब उन्होंने क्या कहा था? याद रखना, एक दिन हमारे पास अपने खुद के हाथी होंगे, वो भी एक नहीं 10-10। और सच में ऐसा हुआ। 14 साल की उम्र में उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई और वो झांसी की रानी बनी। और फिर अंग्रेजों की कुटिल नीति से उन्हें झांसी छोड़नी पड़ी। अंग्रेजों, ये छल कपट से तुमने हमारा राज्य तो छीन लिया, पर याद रखना, ये रानी कभी नहीं हारेगी। कसम है मुझे, मैं अपनी आखिरी सांस तक अपनी मातृभूमि के लिए लड़ती रहूंगी। उनकी ये ललकार हर तरफ गूंज उठी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और वो खूब लड़ी, अपनी आखिरी सांस तक लड़ी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी।
वाह सोनू, तूने तो कमाल कर दिया। वाह सोनू, तूने तो टप्पू सेना का नाम रोशन कर देता। सोनू, तेरे परफॉर्मेंस के लिए देयर इज ओनली वन वर्ड, लाजवाब। अरे भाई कोई मुझे तो बोलने दो। बड़े अंकल मेरे बाद। सोनू अप्रतिम, अप्रतिम। वही तो बोल रहा था मैं, अप्रतिम सोनू वाला, अप्रतिम। वाह सुंदर सुंदर मस्त सोनू। थैंक यू आई। ये सोनू दोनों हाथों से तलवार चला रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि स्वयं रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर आ गई हो। खरेखर तू कितनी बहादुर थी, बहुत बड़ी वीरांगना थी। इस पर मैं कहना चाहता हूँ, स्त्री शक्ति था। थैंक यू। स्त्री शक्ति की बात चली है तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि स्त्री तो स्वयं शक्ति ही है। इस शब्द में ही शक्ति है। दुनिया में हर चीज को परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन मातृत्व को परिभाषित नहीं किया जा सकता, स्त्री के बलिदान को परिभाषित नहीं किया जा सकता। और हमने देखा कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में न केवल स्त्री शक्ति ने, महिलाओं ने, नारियों ने हिस्सा लिया, बल्कि पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। एक क्षण को महसूस नहीं होने दिया कि वो कहीं से कमजोर है। दुनिया की इस आधी आबादी को प्रणाम, नमन। तब मुझे डॉक्टर उर्मिलेश का एक दोहा याद आता है जो मैं पूरी नारी शक्ति के नाम समर्पित करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि तितली, हिरनी, मोरनी, कोयल, बत्तख, मीन, सृष्टि पिता की बेटियां कितनी शोक हंसी। मराठी मुलगी। अब मैं बुलाना चाहूंगा, मैं नहीं, स्पॉटलाइट बुलाना चाहेगा बबीता जी बनी है एनी बेजेंट, एनी बेजेंट, एनी बेजेंट, एनी बेजेंट। क्या बने? डॉक्टर एनी बेजेंट। वो तो शायद भारतीय नहीं थे, नहीं? जेठालाल नाम पर मत जाओ, उनका काम देखो। एनी बेजेंट जिनका जन्म लंदन में हुआ था। वो जन्म से आयरिश, विवाह से अंग्रेज, पर भारत को अपना लेने के कारण कर्म से भारतीय थे। उन्होंने अपनी कर्म भूमि भारत को चुना था। उन्होंने अपना पाश्चात्य पहनावा त्याग कर भारत के पारंपरिक पोशाक साड़ी को अपनाया है। वे भारतीय संस्कृति से बहुत प्रभावित थे। उनका मानना था प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक व्यक्ति एवं प्रत्येक जाति अपनी एक विशेष बात रखती है जो कि एक सामान्य जीवन को दर्शाता है। उस जीवन में दखल देना, उसे गुलामों की जंजीरों में बांधना पाप है। वे चाहती थी कि शिक्षा में धार्मिक शिक्षा का समावेश हो ताकि लोग अपनी संस्कृति को जान सकें। उन्होंने वाराणसी में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की और उन्होंने अनेक सामाजिक कुरिवाजों को दूर करने के लिए एक संस्था भी बनाई। हमारी संस्था के सभी लोगों को ये प्रतिज्ञा लेनी होगी। बोलिए मेरे साथ, जात पात आधारित छुआछूत नहीं करेंगे। पुत्र का विवाह 18 साल और पुत्री का विवाह 16 साल पहले नहीं करेंगे। मैं, मेरी पत्नी, मेरी बेटी और कुटुंब के सारी महिलाओं को शिक्षा दिलवाऊंगा। हम विधवा विवाह का भी समर्थन करेंगे। भारत की स्वतंत्रता के लिए सदा तत्पर रहने वाली एनी बेसेंट को सन 1917 में राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनाया गया। उनका कहना था, हिंद के लोगों, भारत देश की महान संस्कृति में विविधता होने के बावजूद भी इसकी परंपरा महान है। इसे पहचानो और अपनी आजादी के लिए आगे बढ़ो।
बोलो मेरे साथ, भारत माता की जय। जय। एनी बहन अमर रहे, एनी बहन अमर रहे। थैंक यू सो मच। वाह, किसी ने क्या खूब कहा है। हमारी संस्कृति हमारे संस्कारों का परिचय देती है। अपने संस्कृति को जो भूल जाते हैं वो खिले फूल डालियों पे ही मुरझा जाता है। बराबर। तुम्हारा परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग था, एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू अय्यर, थैंक यू सो मच। बबीता जी, वो स्क्रीन पे उनकी फोटो आई ना, तो एक सेकंड के लिए तो मुझे ऐसे ही लगा कि आपकी फोटो है। थैंक यू। आज अभी आप एकदम उनके जैसे ही दिख रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाह, भारत के बाहर जन्म लेके भी भारत के लिए इन्होंने कितना सोचा। बोलो। हम इनका दिल से धन्यवाद करते हैं। और प्रणाम तो हमारी भारतीय संस्कृति को भी है। हमारी भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम में यकीन रखती है, सभी को अपना लेती है। जो भी इस धरती पे आए वो इसका होकर रह जाता है। और आदरणीय एनी बेसेंट जी, वो इस धरती पे आई और इतनी प्रेरित हुई कि देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, रोमांच बढ़ रहा है। तो अभी देखते हैं अगली बारी किसकी है। स्पॉटलाइट प्लीज। सुंदर भाई कहाँ गए? जेठालाल, सुंदरलाल कहाँ है? मुझे क्या पता भाई। भाई लोग कहाँ है सुंदर? पता नहीं, अभी तो यहीं बैठे थे। जेठालाल, सुंदर को फोन करो ना। हाँ, फोन करो, फोन करो। ये भी ना। उसका फोन नहीं लग रहा है भाई, तो लाइट घुमा किसी और पे। मुझे लगता है वो गया, अहमदाबाद गया। अरे माय डियर जीजा जी, मैं कहीं नहीं गया। आ गया। आना भाई किधर चला जाता है चालू प्रोग्राम में से? सुंदर भाई, आप वहाँ थे, आपकी बारी आ गई। मेरी बारी आ गई? हाँ। अरे भाई सुंदरलाल कहाँ चले गए भाई? तुम्हारा ही टर्न है भाई। सॉरी फिरे भाई, वो अहमदाबाद से अर्जेंट कॉल आ गया ना, तो जाना पड़ा बात करने के लिए। चलो चलो, आओ आओ। सही है जी, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अरे एक मिनट, माय डियर जीजा। तो सुंदरलाल बने हैं तात्या टोपे। टोपे, 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 टोपे। (1857) के विद्रोह के प्रमुख सेना नायक तात्या टोपे। अहो पण होऊ दे की कोणी पण असेल, आपण बघून घेऊ। उनकी सेना हजारों में है तो क्या हुआ, हमारा हौसला लाखों के बराबर है। तात्या टोपे, उनका पूरा नाम था रामचंद्र पांडुरंग राव। प्यार से सब उन्हें तात्या कहते थे। और टोपे के पीछे दो कहानी है। एक तो पेशवा बाजीराव ने उन्हें रत्नों से जड़ी टोपी दी थी, इसीलिए सब उन्हें तात्या टोपे कहते थे। और दूसरी कहानी यह है कि वो जब अंग्रेजों के वहां काम करते थे तब वहां का तोप खाना संभालते थे, इसीलिए सब उन्हें तात्या टोपे कहते थे। सच क्या है वो तो सिर्फ इतिहासकार ही बता सकते हैं, पर स्वाभिमानी तात्या टोपे जी ने अंग्रेजों का तोप खाना छोड़ दिया
और जब तात्या नाम की तोप का मुंह ब्रिटिश राज की तरफ मुड़ा तो ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया। माने वीर मराठा, जीत हुई तो आजादी को गले लगाएंगे और अगर हार हुई तो मौत को गले लगाएंगे, लेकिन हमारा अणु अणु मातृभूमि के लिए लड़ता रहेगा। और सच में रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब पेशवा, राव साहब जैसे वीरों की मृत्यु के बाद भी 1857 की क्रांति में तात्या टोपे पूरे 1 साल तक जंगलों में छिपकर भी लड़ते रहे। हमारे पास सैन्य बल कम है तो क्या हुआ, हम गेरिला युद्ध नीति से लड़ेंगे, लेकिन अंग्रेजों को चैन से नहीं बैठने देंगे। जय मातृभूमि, जय मातृभूमि। थैंक यू माय डियर गोकुलधाम बच्चों, थैंक यू वेरी मच। देखा बच्चों, सच्चे देशभक्त अपनी मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। बिल्कुल सही कहा चाचा जी। भविष्य की आने वाली सब पीढ़ियां इन देशभक्तों से सदैव प्रेरित होती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। सुंदरलाल, अप्रतिम। भिड़े भाई, मुझे आपको स्पेशल थैंक्स कहना चाहिए। अरे क्या बढ़िया कैरेक्टर आपने मुझे दिया है। थैंक यू भाईलो, थैंक यू। अहमदाबाद में क्या क्या हुआ मजा रे। सुंदर मामा, मजा आ गया, क्या बात है। थैंक यू टप्पू सेना, थैंक यू वेरी मच। माय जीजा जी, आपने तारीफ नहीं की और आपके चेहरे के हाव भाव देख के लगता है कि मैंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। सही बात है ना माय डियर जीजा जी? है तात्या भाव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। गणपति बाप्पा मोरया। भाई क्या दिख रहे थे, हाँ? एकदम मजा आ गया। थैंक यू। दोस्तों, यहाँ क्या एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस हो रहे हैं और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा रोमांच और भी बढ़ता जाएगा। तो देखते हैं आगे कौन आता है। स्पॉटलाइट। अपने पे लाइट रुक गई। ओके, तो मैं, गोगी और गोली साथ में परफॉर्म कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे कार्यक्रम में थोड़ा ट्विस्ट है। यहाँ पे तीनों एक साथ परफॉर्म करने वाले हैं। तो आ रहे हैं टप्पू, गोली और गोगी। ऑल द बेस्ट तीनों को। ये तीनों जो किरदार निभाने वाले हैं उन देशभक्तों की शान में मैं पहले एक बात कह दूं। ये वो है जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही कह दिया था, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। तो हमारे गोकुलधाम के युवा आ रहे हैं बनकर राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, भगत सिंह, भगत सिंह, भगत सिंह। वाह वाह। अरे वाह माय डियर बच्चे, वाह। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चलिए आपको हमारे इन तीन वीरों से रूबरू करवाता हूं। सुखदेव जब से 12 वर्ष के थे तब स्कूल में ब्रिटिश अधिकारियों को सलाम ठोका जाता था। तो सुखदेव ने कहा था, मैं झुककर इन ब्रिटिश अधिकारियों को सलाम नहीं करूंगा। तुम्हें इसका सजा मिलेगा। जो होगा वो देखा जाएगा। अगर ये सर झुकेगा तो सिर्फ और सिर्फ मातृभूमि के वंदन के।
उसके लिए उनको मार खानी पड़ी थी, पर जहां देशभक्ति का जज्बा होता है वहां कोई रुकावट नहीं होती। भगत सिंह ने शादी तक से इनकार कर दिया था। जब तक ये देश आजाद नहीं होता, भगत के लिए दुनिया के किसी भी सुख से सरोकार नहीं। और राजगुरु भी कुछ ऐसे ही दीवाने थे। अरे मैं किसी अंग्रेज से नहीं डरता। मैं चाहता हूं कि हर अंग्रेज मुझसे डरे। सन 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसका भारत में जोर शोर से विरोध हो रहा था। उसके विरोध में पूरे देश में आंदोलन हो रहा था। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। पंजाब में जब लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध हो रहा था, तब अंग्रेजों ने उन पर बड़ी बेरहमी से लाठियां बरसाई। उस लाठीचार्ज की वजह से लाला जी की मृत्यु हुई। तब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का खून खौल उठा। ये जुल्म है और इस जुल्म की कीमत ब्रिटिश राज को चुकानी पड़ेगी। अब तो हमला होगा, हमला! भगत सिंह और सुखदेव तो कॉलेज के जमाने से दोस्त थे और बाद में राजगुरु भी उनसे जा मिले और उन तीनों ने मिलकर जेम्स स्कॉट, जो लाला जी की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था, उसे मारने की योजना बनाई। वो दिन था 19 दिसंबर 1928, लेकिन पहचानने में गलती की वजह से जॉन सैंडर्स मारे गए और बाद में तीनों फरार हो गए। ये गूंगी बहरी सरकार है, इसे शायद हमारी आजादी की बात समझ नहीं आ रही। लगता है अब इन्हें समझाना पड़ेगा। और इस बार उन्हें समझाने के लिए धमाका करना होगा। और याद रहे, धमाके में कोई मारा नहीं जाना चाहिए। और इस बार ये धमाका उन लोगों के सामने जाकर करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद! जिंदाबाद! फिर 8 अप्रैल 1929 में केंद्रीय असेंबली के अंदर एक खाली जगह पर इन्होंने बॉम्ब फेंका और तीनों गिरफ्तार हो गए और तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई। तीनों को जब फांसी दी गई तो भगत सिंह और सुखदेव सिर्फ 24 साल के थे और राजगुरु 23 साल। इस छोटी सी उम्र में देश पर फना होने की जो बड़ी चाह थी, उसको शत शत नमन। दोस्तों, जिस देश में सरदार भगत सिंह हुए हो, जिस देश में चंद्रशेखर आजाद हुए हो, जिस देश में सुखदेव और राजगुरु ने फांसी का फंदा हंसते हंसते चूम लिया और जिस देश में राम प्रसाद बिस्मिल हुए हो, उस देश पे कोई कैसे आंच आ सकती है, कोई कैसे आंख दिखा सकता है? तब मुझे कविवर जगदीश सोलंकी जी की 4 पंक्तियां याद आती है। वो कहते हैं कि हमने ऐसा जगाया है चेतन यहाँ हमको शाही सलाखें झुका ना सकी, हमने शोलों पे शैया सजाई सदा हमको वक्त की ज्वाला जला न सकी, हम शहीदों के कुनबे में पैदा हुए हमको अर्थी की भाषा रुला न सकी, और अपना दीपक लहू से जला है सदा जिसको आंधी कभी भी बुझा न सकी। शोभ, क्या बात है। थैंक यू मेहता अंकल, थैंक यू। इतना बढ़िया किया आप लोगों ने कि उन शहीदों को याद करके आंखें नम हो गई। सच कहा मेहता साहब, आज इन बच्चों ने रुला दिया। इतनी छोटी सी उम्र में लोग घर बसाने का, पैसा कमाने का सोचते हैं, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने देश पर मर मिटने का सोचा। 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी हुई थी। इसलिए आज भी हम हर वर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।
दर्शकों, गोगी, कोली और टप्पू एक और जोड़ी के किरदारों को आपके सामने प्रस्तुत करने आ रहे हैं। और वो जोड़ी है लाल बाल और बाल बाल बाल, यानी कि लाला लजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। लाला लजपत राय का जन्म लुधियाना नगर के जगराय कस्बे में हुआ है। वे भारतीय पंजाबी लेखक केसरी के नाम से भी जाने जाते हैं। युवाओं, हिंद में भेदभाव और ऊंच नीच की कुप्रथा को बदलो और उच्च शिक्षा हासिल करो। सबको एक करके स्वतंत्र राष्ट्र के लिए लड़ो। महाराष्ट्र के रत्नागिरी के बाल गंगाधर तिलक बचपन में पिताजी के पास संस्कृत सीखते थे। तभी से भारतीय संस्कृति के प्रति अतुल्य भाव पैदा हुआ और राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए उग्र बने। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर ही रहूंगा। तिलक जब बर्मा की मंडाले जेल में थे, तब उन्होंने मराठी भाषा में गीता लिखी, जिसका नाम है गीता रहस्य। तिलक ने भारतीयों को एक करने के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत की थी। और अब लाल बाल पाल में आते हैं बिपिन चंद्र पाल, जिनका जन्म बंगाल के हबीबगंज में हुआ था, जो अभी बांग्लादेश में। बिपिन चंद्र ने स्वराज और न्यू इंडिया के नाम से मासिक पत्र निकाला, जिसने स्वतंत्रता के आंदोलन की आग में घी का काम किया। शस्त्र कानून के लिए उन्होंने कहा, मेरे देशवासियों, मेरे बांधवों, ब्रिटिशरों ने शस्त्र कानून क्यों लाया? अगर वो शस्त्र रख सकते हैं तो हम क्यों नहीं? जैसे उन्हें अपनी रक्षा करने का हक है, वैसे ही हमें भी है। हमें हमारे देश, हमारे संस्कृति के लिए शस्त्रों को रखने का पूरा हक है। अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। सन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने मुस्लिम बहुमत वाले बंगाल को अलग किया और तब पूरे देश में विरोध की ज्वाला उठी। तब पंजाब से लाला लजपत राय, महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक और बंगाल से बिपिन चंद्र पाल ने जबरदस्त आंदोलन किया और यही से इतिहास में ये तीनों लाल बाल पाल के नाम से जाने गए। एकता से ना कोई समझौता होगा, अखंड देश का ना कोई टुकड़ा होगा। भंग भंग हुआ तो आंदोलन होगा। भंग भंग नहीं होगा, भंग भंग नहीं होगा, भंग भंग नहीं होगा। जय हिंद, जय हिंद। और फिर बंग भंग के नाम से पूरे देश में आंदोलन हुआ। इन वीरों की वीरता का हम जितना गुणगान करें कम।